कैसा रहा ये जर्नी, ये बताइए कि कलकत्ता से शुरुआत आपकी, फिर आपका मुंबई जाना, कैसी रही ये जर्नी? बहुत अच्छी रही। और इसकी भी एक कहानी है। मेरे जो बॉसेस रहे, मैं पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तभी भी लोग कहते थे कि दीपक तेरे को बॉम्बे आना चाहिए, तुम्हारी एनर्जी और जो एक आगे बढ़ने की जो चाह है ना, वो बॉम्बे में तुमको वो फील्ड देगा। मैंने उसको रेजिस्ट किया कि नहीं, कलकत्ता में हम बड़े पले बड़े हैं तो वहीं रहते हैं, वहीं अच्छा काम कर लेते हैं। बट फिर एक समय पे ऐसा मौका आया कि नहीं, अब जाना चाहिए, शेयर की मान में भी हमें एक बार देख के आना चाहिए, घुसना चाहिए। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही, लोगों ने काफ़ी मदद की हर हर मौके पे, ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे पार्टनर्स हों, इन्वेस्टर्स हों। तो जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सीखने को भी मिला 6-7 सालों में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई में फ़र्क क्या है, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, फ़र्क खाली 15 मिनट का है। तो बोलिए 15 मिनट का फ़र्क क्या होता जी? हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए, बॉम्बे में ट्रैफिक है, सबको पता है, राइट। और बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है, खासकर बारिश के टाइम में। बट फिर भी आप देखेंगे अमूमन 95% टाइम पे लोग मीटिंग्स में टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम से पहले पहुंचते हैं। ट्रू, दे रिस्पेक्ट द टाइम। ठीक है। कलकत्ता में 15 मिनट का जो बफर है हमेशा मान लिया जाता है, और ये 15 मिनट की कंपाउंडिंग आपको एक नंबर 1 सिटी इन 1912 टू सिटी विच इज़ नॉट ग्रोइंग, नॉट कंसिडर्ड मेट्रो इवन नाउ। या तो 110 सालों में ये 15 मिनट कंपाउंड करके बहुत बड़ा गैप बन गया है। वेरी करेक्ट। नमस्कार। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ आप लोग की मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो हैं दीपक जैन साहब। दीपक जैन साहब एडलवाइस म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ सेल्स हैं। मुंबई से डायरेक्टली आज ही हमारे पास आए हैं, तो वेलकम दीपक जैन साहब। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। सर, आपको जब जब मिलते हैं ना, तब तब हमारी एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि बार बार आप यूं ही रांची आते जाते रहें। ज़रूर, जब आप बुलाएं तब। दीपक जी, एडलवाइस के तो सारे लोग दीवाने हैं। एडलवाइस आज की डेट में क्या नया कर रही है? जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे आप जैसे पार्टनर्स हों, निवेशक हों, जो लोग हमको न्यूट्रल दिशा से भी देखते हैं, वो एक जरूर कहते हैं कि हम कुछ नया करते रहते हैं। राइट। बट नया करने के पीछे जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि हम इन्वेस्टर की, पार्टनर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से अभी हमने 2 नए चीज़ों के बारे में काम करना शुरू किया, हमने अनाउंस भी किया। एक है कि गिफ्ट सिटी में हमने अपनी ब्रांच खोली है, राइट। वहाँ पे कुछ हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आपके दर्शकों की इच्छा हो तो हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर आप देखें SIF सिस्टम, ये एक नया इन्वेस्टमेंट करने का प्लेटफॉर्म सेबी ने अप्रूव किया राइट। इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उसके नए नियम वगैरह भी आ गए। तो SIF में भी हमें लगता है कि काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके माध्यम से मैं निवेशक की जो पोर्टफोलियो में आज गैप्स हैं उसको पूरा कर सकता हूँ। इसके बारे में अपन और बात कर सकते हैं। बट अभी SIF और गिफ्ट, ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर में हमने काफ़ी फोकस डाला है फ्रॉम अ न्यू इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट। वो जो हम लोग बात करते हैं ना कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है तो एक लोभ रहता है लोगों को कि एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे आएगा, और कुछ हद तक सेबी का जो प्रयास है कि जो मशरूम हो रहे थे इस तरह के सो कॉल्ड लोग मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे साइड बाय साइड विदाउट एनी रेगुलेशन, उसके जगह SIF जाके जैसा प्रोडक्ट लाके सचमुच में बड़ा अच्छा काम किया। SIF का हम थोड़ा डिटेल बताइए ताकि हमारे दर्शक को उसका जानकारी और बेनिफिट मिल सके। SIF में नई बात क्या है और कॉमन बात क्या है जी। एक तो क्या है कि ये हर तरीके से म्यूचुअल फंड ही है। ट्रू। तो बहुत लोगों की ये धारणा है कि ये कोई अलग इसके लिए लाइसेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड इस देश में चला सकते हैं जिनको लाइसेंस है, वो SIF भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके कुछ कंडीशन रखे हैं सेबी ने, लेकिन अगर आप वो कंडीशंस को पूरा करते हो तो आप SIF लॉन्च कर सकते हो। तो एक सेबी ने एक 2024 दिसंबर में गैजेट के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में
SIF को इंक्लूड कर लिया। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड को मिलते हैं वो SIF को भी मिलेगा। अब SIF में रेस्ट्रिक्शंस क्या है और एक्स्ट्रा क्या है जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। राइट। अगर आप देखें सबसे बड़ी बात जो होती है जो SIF में लोग करते हैं डेरिवेटिव के यूसेज की। ट्रू। सो डेरिवेटिव का यूसेज म्यूचुअल फंड में अलाउड है लेकिन हेजिंग के लिए। करेक्ट। अब आप SIF के माध्यम से 25% अप टू 25% नेकेड शॉर्ट कर सकते हो। यानी पोजीशन ले सकते हैं आप, तो नेकेड पोजीशन। अब आज के दिन में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो अगर किसी सेक्टर पे किसी कंपनी पे अगर पॉजिटिव हैं तो अपने पोर्टफोलियो में वो निवेश कर सकते हैं। राइट। अगर वो नेगेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन उसका अगर benefit नहीं उसका उठा बेनिफिट और ज़्यादा नहीं उठा सकते। ट्रू। तो SIF के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी है। अब लोग कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, टाइम विल से। टाइम विल से। लेकिन रेगुलेटर ने एक आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि 25% बिना लॉन्ग पोजीशन किए हुए भी आप मार्केट में Short कर जाके सकते शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 10 लाख रखा है। करेक्ट। तो इसके पीछे मेरे ख्याल से सोच ये रही है रेगुलेटर की कि म्यूचुअल फंड एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट हो गया है। Correct. आम आदमी तक पहुंच गया है। लोग 100 रुपये में 200 रुपये में कोई भी कर सकता कोई भी अमाउंट पे कर कोई भी सकता है। और हर किसी की जो निवेश की जर्नी है, जैसा आप कहते रहते हैं जर्नी, वो अलग है। Right. किसी की नई है, किसी की परिपक्व है, किसी की अभी भी बननी बाकी है। ट्रू। तो उस लिहाजे से एक अमाउंट का कैप रखना एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा नियम है मेरे ख्याल से। तो उससे क्या होगा कि जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि वो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बेहतर है। लोग प्रोडक्ट्स को समझने की कैपेसिटी भी बेहतर हो सकती है। तो ये 10 लाख रुपये का लिमिट है। ये 10 लाख के रुपए का लिमिट स्कीम स्पेसिफिक नहीं है, फंड हाउस स्पेसिफिक है। राइट। तो अगर SIF लॉन्च किया तो मेरे जितने भी SIF प्रोडक्ट्स होंगे उसमें सब मिला के 10 लाख आपको रखना है। अब बेनिफिट क्या है कंपेयर टू लेट से AIF या PMS। अब PMS में आप देखो टैक्सेशन जो है वो हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है कस्टमर के खुद के अकाउंट पे। करेक्ट। टैक्स लग सकता है डिपेंडिंग ऑन उनका क्या शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉस है, गेन जी। है। AIF में भी जो टैक्स है फंड लेवल पे लगता है ज़्यादातर, और वो टैक्स MMR पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगता है। ट्रू। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2 साल से ज़्यादा होल्ड कर लिया, अगर नॉन इक्विटी फंड है और नॉन डेट फंड है तो 12.5% टैक्सेशन है। करेक्ट। और अगर इक्विटी फंड है तो 1 साल के बाद ही 12.5% टैक्सेशन हो जाता है। तो वो सारे के सारे फायदे आपको हाँ, चूंकि एक पास थ्रू व्हीकल है तो इंटरनल आपको टैक्स हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। पास थ्रू व्हीकल इज़ वन थिंग, बट ये पास थ्रू व्हीकल का स्टेटस आता है सेक्शन 1023D के माध्यम से, करेक्ट। जिसमें खाली म्यूचुअल फंड की स्कीम को ये सुविधा दी गई है, किसी और को नहीं दी गई है। ट्रू। इसीलिए सेबी ने अमेंड भी किया अपनी डेफिनेशन को टू इंक्लूड SIF इन द सेम कैटेगरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक जी, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप प्रोफेशनली तो आज के डेट में फंड मैनेजमेंट के साथ हैं और सेल्स की तरफ देख रहे हैं, मगर बाय क्वालिफिकेशन जहाँ तक मुझे पता है कि आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, तो आपको ये टैक्सेशन का भी ज्ञान उतना ही अच्छा है, जो कि एडेड एडवांटेज है। तो मेरी रुचि रहती है टैक्स में थोड़ी। वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू। दीपक जी, जो गिफ्ट सिटी की बात आपने की, गिफ्ट सिटी क्या आज के डेट में इंडिया इतना परिपक्व हो गया कि गिफ्ट सिटी जैसी भारी भरकम चीज़ों को संभाल सके? तो ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि गिफ्ट है क्या। जी। आप देखें कि दुनिया भर के लोग एक दूसरे के कंट्रीज़ में निवेश करते हैं। करेक्ट। और मैं अभी खाली निवेश का ही बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें होती हैं ये टैक्स न्यूट्रल एंटिटीज़ में। तो लोग जब इस तरह की बातें होती है तब सिंगापुर की बात होती है, करेक्ट, दुबई की बात होती है, और भी आयरलैंड की बात होती है। बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन्स। तो हमारी सरकार ने ऐसा सोचा कि भाई इंडिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हमारे NRI भाई बहन 3 करोड़ से ज़्यादा हैं, करेक्ट, दुनिया भर में फैले हुए हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। मैं अभी पिछले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 25-30 साल का इतिहास देखो तो अच्छा एक पॉजिटिव रहा है जी। तो क्यों ना उसको अच्छे से थोड़ा लोअर लाइट कंप्लायंस एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे ये सारा कुछ हो सके, बनिस्बत की कुछ सिंगापुर में हो, कुछ आयरलैंड में हो।
अपने ही देश में एक टैक्स न्यूट्रल एंटिटी एक हम बनाएं, थोड़ी कंप्लायंस लाइट हम बनाएं और उसके बाद भी एक फैसिलिटी दे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, भारत को एक अच्छी निवेश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। राइट। और हर चीज़ को बनाने में काफ़ी समय लगता है। आज अगर आपने आज सोचा है तो 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। करेक्ट। अगर आपको ओलंपिक्स 2036 में करना है तो उसकी तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इनफैक्ट 5 साल पहले से शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा हमको। भारत की जो एक जर्नी है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, उसका ये भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हो सकता है। और गिफ्ट सिटी में आज के डेट में जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी फॉरेन एंटिटी या हमारे एनआरआई बंधु चाहते हैं, खास के जो इनबाउंड फंड्स हैं, चूँकि आउटबाउंड इनबाउंड 2 कंसेप्ट, उसको भी थोड़ा आप क्लैरिफाई कर दे। तो एक तो क्या है कि गिफ्ट में अगर आपको निवेश गिफ्ट के माध्यम से आपको निवेश करना है तो आप अपनी करेंसी में निवेश कर सकते हैं। करेक्ट। चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस कंट्री में जिस करेंसी में आपका पैसा है उसी करेंसी में आप ट्रांसफ़र करके निवेश कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हो। राइट। अभी हम डॉलर की बात कर लेते हैं क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड करेंसी है। राइट। तो अगर एनआरआईज हैं जो यूएई में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कहीं और रहते हैं और निवेश करना चाहते हैं लेकिन डॉलर में ही अपना पैसा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए गिफ्ट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है टैक्स का कि अगर गिफ्ट का जो फंड है वो अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करे भारत के और उसमें अगर कोई टैक्स या कोई परचेज या सेल करता है तो उसके ऊपर में टैक्स नहीं है। राइट। जबकि वो जब एनआरआई जब इंडिया आके निवेश करता है तो उसका 10% विथहोल्डिंग, 12.5% विथहोल्डिंग टैक्स है, प्लस कंप्लायंस है, टैक्स का रिक्वायरमेंट है, पैन मैंडेटरी है, टीडीएस है। सो काफ़ी चीज़ें हैं। मैं टैक्स अवॉइडेंस के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसका भारत में इनकम ही नहीं है कुछ और, उसको खाली अगर निवेश करना है और डॉलर में पैसे रखने हैं और वही एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट चाहिए तो गिफ्ट एक जरिया बन जाता है उसका काफ़ी अच्छा। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो गिफ्ट में आपके पास रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट $1,50,000 है और रिटेल फंड्स भी लॉन्च करने की अनुमति दी है। करेक्ट। जिसमें आप $5,000 या $10,000 पे भी निवेश कर सकते हो, महीने की $1,000 की SIP कर सकते हो। राइट। तो सुविधा काफ़ी दी गई है और इसका विस्तार होना अभी बाकी है। तो ये अभी जो जैसे हम लोग बात समझ रहे थे कि आप लोगों ने अभी तक फंड तो लॉन्च नहीं किया कोई, तो हमने एक पहला सबसे इंटरेस्टिंग फंड, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आगे बात करूँ। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो है इनबाउंड है, जैसा आपने कहा, तो एक मल्टी मैनेजर फंड हमने लॉन्च किया है। राइट। हमको लगा कि अगर कोई बाहर का निवेशक है, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे फॉरेन सिटीजन हो या फॉरेन एंटिटी भी हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया में निवेश करना चाहता है, एक तो पहले इंडिया में निवेश करने का एक डिसीजन उसको लेना है कि करना है कि नहीं करना है। दूसरा फिर फंड सिलेक्शन का एक उसका प्रॉब्लम है, फिर ट्रैकिंग का एक प्रॉब्लम है। 3 उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए किसी न किसी की उसको आवश्यकता होगी। करेक्ट। और फिर हर चीज़ में एक कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है, कंप्लायंस है, ऑनबोर्डिंग का एक एक्सपीरियंस है, आपको KYC करना पड़ता है वापस से, फिर तो पूरा समय जाता है उसमें। राइट। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा व्हीकल बनाया जाए जिसमें मैं तीनों काम करूं। सिंगल प्रोडक्ट में ऑनबोर्डिंग हो जाए, फंड सिलेक्शन एक मेथड के हिसाब से हो जाए और उसकी रिव्यू भी एक प्रोसेस के हिसाब से हो जाए। तो हमारा जो फंड है वो मल्टी मैनेजर होगा जिसमें एक AMC की लिमिट 25% है। एडलवाइज भी उसमें शामिल है कि एडलवाइज के फंड्स की भी खाली 25% उसमें एलोकेशन होगा। हम 4 फ्लेक्सी कैप फंड लेंगे 15% ईच और 4 मिड कैप फंड लेंगे 10% ईच। ऐसा करने से मोटा मोटा आपको मल्टी कैप जैसा फील आ जाता है। रफली 50% लार्ज कैप, 30-35% मिड कैप, 10-15% स्मॉल कैप। करेक्ट। और आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट टीम मिल जाती है, 5-6 फंड हाउसेस के फंड्स आ जाते हैं आपको। प्लस इसमें प्रोसेस ये है कि हर 6 महीने में एक बार रिव्यू होगा, साल भर में रीबैलेंसिंग होगा। तो जो एक निवेशक चाहता है करना वो प्रोडक्ट और ये प्लेटफॉर्म आपको करके देता है। तो वो जो आपने जैसे जो भी फंड कंपनीज आपने चुना आज, उस कंपनीज को भी बदल सकते हैं रिव्यू? बिल्कुल बदल सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस या कोई कारण तो इसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस हमने निकाला है कि भाई टॉप 15
एसेट मैनेजमेंट एंटिटीज इक्विटी के AUM के हिसाब से हम सबसे पहले उसमें डालते हैं। फिर जिसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वो फंड हम लेते हैं। उसमें से कुछ फिल्ट्रेशन है कि भाई कोई अगर स्कीम है जो इंटरनेशनल फंड में निवेश करती है तो उसको हटा देते हैं, अदरवाइज वो डबल रेपुटेशन हो जाता है। और उसके बाद हम रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, 5 ईयर, 3 ईयर, जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा है जो एक एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाहिए वो हम सब देखते हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। उसके बाद सारे फंड को रैंक्स असाइंड होते हैं और टॉप 3 फंड्स उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, और एक एडलवाइस का फ्लेक्सी कैप फंड और एडलवाइस का मिड कैप फंड उसमें जुड़ जाता है। और ये प्रक्रिया वापस हम हर 6 महीने और साल भर में करते रहते दोहराते हैं। आपने उसके लिए डेडिकेटेड एक फंड मैनेजमेंट टीम तो एक इन्वेस्टमेंट टीम है जो सिलेक्शन जो सिलेक्शन का प्रोसेस इंडिपेंडेंटली करती है। ये पूरा ऑटो मोड में तो नहीं है, मतलब इन लोग हैं जिसको सेलेक्ट, जिसमें लोग हैं, इसमें 70% क्वांटिटेटिव है, 30% क्वालिटेटिव है। राइट। तो उसमें हमारा एक डिस्क्रेशन भी है लेकिन लिमिटेड है। करेक्ट। हम नहीं चाहते कि बायस कुछ आए, फंड हाउस को लेके बायसनेस ना हो। तो क्वांटिटेटिव तो चलिए सबको समझ जाता है, क्वालिटेटिव में कभी आ जाता है कि कोई कंप्लायंस इश्यूज नहीं आ जाएं फंड्स में, कोई ऐसे इशू जो कि सबको एविडेंट है लेकिन डेटा में अभी तक आया नहीं है, तो उसमें हम इंटरवेंशन कर सकें। और कोई आउटबाउंड फंड भी आप लोग लाए हैं या ला रहे हैं? सो आउटबाउंड फंड के लिए हमने रिटेल सेगमेंट के लिए, सो आउटबाउंड फंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका प्रश्न करने का कारण क्या था ना कि अधिकतर जो इंटरनेशनल में लोग निवेश करना चाहते हैं इंडिया में, उनके साथ एक परेशानी हो रही है कि अधिकतर फंड एग्जॉस्ट हो चुके हैं लिमिट, तो अब वो करे तो करे कहाँ? तो LRS के माध्यम से लोग पैसा अपना बाहर भेज सकते हैं, उसका भी एक नियम है जो नियम है, प्लस उसके हिसाब से $2,50,000 पर पर्सन पर ईयर उसमें निवेश या बाहर भेज सकता है। करेक्ट। और मेरी जानकारी लिमिटेड है, बट उसके कुछ नियम होते हैं, उसी के अंडर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अज्यूमिंग कि वो सारी कंप्लायंस आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप निवेश कर सकते हो, लेकिन बाहर जाके वही सिलेक्ट करना, कंट्री सिलेक्ट करना, फंड मैनेजर सिलेक्ट करना। तो अभी हमारे पास एक JP मॉर्गन की काफ़ी लंबी पार्टनरशिप है। आपको याद होगा कि 2016 में हमने JP मॉर्गन की स्कीम्स को ही एक्वायर किया था। तो उनके काफ़ी पॉपुलर फंड्स हैं, US टेक्नोलॉजी फंड, ग्रेटर चाइना फंड, यूरोडायनामिक फंड, आसियान फंड, काफ़ी फंड्स हैं। सारे फंड्स बहुत अच्छे, सारे फंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं समय समय पे। तो हम एक फ़ंड उसमें से हमने चुना है अभी, और वो फंड की हमने रेगुलेटर से परमिशन मांगी है लॉन्च करने की। तो जब वो परमिशन आ जाएगी तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसको हम डिस्क्लोज करेंगे, और उसमें हम पैसे उसको सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया में बैठ के भी लोगों के पास अब एक स्कोप और बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई LRS रूट से जाने की स्थिति में नहीं सोचता है। करेक्ट। और दूसरा ये है कि जो हम लोग बाकी रूट बात करते हैं उसमें फंड साइज़ बहुत बड़े होते हैं। ये $5,000 की जो बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के एंगल से, वो काफ़ी आसान हो सकता है आने वाले दिनों में। हाँ बिल्कुल, $5,000 मतलब आप 4-5 लाख रुपया समझिए। करेक्ट। तो 4-5 लाख रुपया, और उसके बिना मेरा ये मानना है, अगर आप जस्ट एक और ऐड कर दीजिए कि इसमें TCS तो होगा, और TCS का कितना बड़ा लिमिट, कब कितने के ऊपर से TCS होगा? 20% का जो TCS है वो तो है ही। क्या राइट फ्रॉम द फर्स्ट मनी, और 10 लाख से ऊपर ऐसा कुछ? 10 लाख से ऊपर है, यानी 5 लाख कोई करता है। हाँ, तो वो नहीं। जो टैक्स के नियम है वो सारे के सारे वैसे के वैसे। राइट। परफेक्ट। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। ये मैं कह रहा था कि अगर आपके पास, आप सबसे पहले आपने निवेश करना शुरू किया 10-20 हज़ार 50 हज़ार, तो अभी आपको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रू। पहले आप इंडिया का पोर्टफोलियो बना लीजिए। करेक्ट। जब आप एक इंडिया का पोर्टफोलियो आपने अच्छे से बना लिया, तब आपको आवश्यकता होगी कि बाहर भी निवेश करो। तो इसीलिए ये $5,000 बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। करेक्ट। सही अमाउंट है। सही। तो थैंक यू कि आपने गिफ्ट सिटी और इन दोनों SIF के बारे में जानकारी काफ़ी सारी दी। अब हम वापस आते हैं लौट के एक बार, जो अपने इंडिया डेडिकेटेड फंड जो हैं, जिसमें आप लोग माहिर हैं। करेक्ट। और ख़ास के एसेट एलोकेशंस पैटर्न को लेके आप लोग काफ़ी कुछ करते रहते हैं, काफ़ी सारे कैंपेन भी चलाते हैं। आज के डेट में क्या सोच है, किस तरह से एसेट, और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि जब एसेट एलोकेशन की बात होती है या मल्टी एसेट्स की बात होती है, तो हम लोग कई सारे एसेट्स की बात करते हैं, चाहे इक्विटी हो, डेट हो या कमोडिटीज़ हो। इन सब की बात तो कर लेते हैं, कुछ हद तक इंटरनेशनल की भी बात कर लेते हैं, मगर कुछ एसेट छूट जा रहे हैं क्या? जैसे कि हम बात करें क्रिप्टोज़ की,
जो कि इंटरनेशनली बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रहा है। इंडिया में अभी तक हम लोगों ने शायद परमिशन ना हो या हम लोगों ने सोचा नहीं कि उसको एसेट एलोकेशंस के जरिए लिया जाना शुरू करें, तो उसका क्या थॉट देखिए, है? अगर आप प्राइमरी एसेट्स की अगर आप बात करें ना, तो इक्विटी, डेट, रियल एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, ये प्राइमरी जी एसेट्स हैं। फिर ऑल्टरनेटिव में अभी क्रिप्टो आ रहा है, जी करेंसी का ऑल्टरनेटिव। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रही है। फिर आर्ट है जी लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि आप जब भी निवेश करें तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट में निवेश करें। Right. खासकर रिटेल निवेशक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक भारत में इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्रिप्टो का, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। राइट जब वो हो जाए और एक जवाबदेही बने, जो भी वो उस निवेश में निवेश करना चाहे या उसको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहे, तभी करना चाहिए। और मेरी जानकारी ऑनेस्टली क्रिप्टो के बारे में बहुत लिमिटेड है। सुनता मैं भी बहुत हूँ कि ग्लोबली काफ़ी बड़ा इसमें काम हो रहा है। और स्टेबल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आता यस जा रहा है। यस, लेकिन अभी भी भारत में इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा तैयार नहीं है। राइट तो हमारा एक हाउस का भी व्यू है, आपने राधिका को भी सुना होगा काफ़ी बार कहते हुए कि जो प्रोडक्ट या जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है उस पे उससे थोड़ा फोकस नहीं करना और चाहिए। इनफैक्ट इन्वेस्टर को भी यही करना चाहिए। जो हम लोग का राय यही होगा कि इन्वेस्टर को भी वैसे ही करना चाहिए कि जो रेगुलेटेड नहीं है तो अनिश्चितता में आप ना जाएं तो बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि रूमर्स और बातें तो बहुत बिल्कुल होती रहती है। बिल्कुल। एसेट एलोकेटर का आज के डेट में क्या पैटर्न आप कहेंगे, किस तरह से होना चाहिए, या कोई और जानकारी आप देना चाहें? आपको अच्छा खाना कब कब खाना चाहिए? हर वक्त। तो एसेट एलोकेशन भी हर वक्त आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको हेल्दी कब कब रहना चाहिए? ऑलवेज। तो आपको एसेट एलोकेटर भी हर समय ये रेलेवेंट है। नाउ मैंने खाने पे, मैंने आपके हेल्थ पे बात की है, तो चलिए थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। जी एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा धनराशि या वेल्थ, उसमें से सबसे अगर एक को चुनना पड़े, आप किसको चुनेंगे? डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें चलती बट एक ही आपके पास ऑप्शन है। तो फिर ऐसा कोई चूज नहीं जिसमें सारी चीज़ों का एक्सपोजर हो। तो बिटवीन हेल्थ एंड वेल्थ, अगर आपके पास ऑफ कोर्स हेल्थ इज द फर्स्ट हेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हेल्थ पे आपका एक होगा। लेकिन अच्छी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? सारी चीज़ें, जो अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सारे अच्छे हैबिट्स रखिए। तो कर पाते हैं हम लोग? कोशिश जरूर होती है मगर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको मन कह रहा है वो शायद ना करें, जो दिमाग कह रहा है वो करें, जो कोई आपका कोच कह रहा है वो करें, जो नीति कह रही है वो करें। खाली मन की ना सुने। जो आपको स्वादिष्ट लग रहा है वो छोड़ दें। करेक्ट। जिसकी आपको करने की चाह नहीं है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की चाह किसी की नहीं होती है, तो उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है खुद को। सो एसेट एलोकेशन भी एक डिसिप्लिन है, ये और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है कि भाई आपको इतनी मात्रा में एक एसेट क्लास में निवेश करना है, इतनी मात्रा में दूसरे एसेट क्लास में निवेश करना है, बहाव में बह नहीं जाना है। राइट। और वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं है। हमको खुद को बार बार बताते रहना पड़ता है कि नहीं, ये मेरा रिस्क टॉलरेंस इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। या कभी कभी कम रिस्क लेते हैं लोग। सारा पैसा हमने डिसाइड कर लिया कि मैं एफडी में ही रखूँगा, शायद वो भी सही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कहीं निकलूँगा ही नहीं, कुछ खाऊँगा ही नहीं, तो फिर आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वैसे ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और एक्चुअल हेल्थ दोनों में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, और एसेट एलोकेशन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में बैलेंस का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपके एसेट एलोकेटेड फंड्स हैं उसमें एक डिसिप्लिन करने के लिए आपको एक व्यवस्था बनी हुई है जो आपको डिसिप्लिन करके रखता है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमने यही किया कि ऐसा कोई सिंपल हम सोल्यूशन दें जो सबको समझ में आए और इजी टू इम्प्लीमेंट। 60%, 65% इक्विटी, 15-20% फिक्स्ड इनकम, 10% गोल्ड, 10% सिल्वर। इसमें आप मोटा जो मैंने कही प्राइमरी एसेट्स, वो सारे प्राइमरी एसेट्स कवर हो जाते हैं। और उसमें आपने रीट और इनविट को भी डाल दिया होगा। रीट इनविट अभी नहीं डाला है हमने, बट जब SIF के जो मल्टी एसेट्स आएंगे तो उसमें रीट इनविट भी या और भी कुछ नया आएगा तो हम उसमें डालेंगे। करेक्ट। सो नाइस। इसके अलावा और कोई चीज़ जो एडवाइस या आप देख रहे हैं गोइंग फॉर, क्योंकि इंडस्ट्री को तो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ जाते हुए जर्नी देख लिया और आपकी भी एक्सपीरियंस 20-22 साल की हो गई इंडस्ट्री में। गोइंग फॉरवर्ड क्या दिख रहा है? जी, गोइंग फॉरवर्ड एक चीज़ है, मैं दोनों एंगल से, इंडस्ट्री के एंगल से भी और
आपके एएमसी के एंगल से भी? मैं इंडस्ट्री के एंगल से बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है, राइट। किसी को भी टू नो मोर, क्यूरियस होना एक अच्छी क्वालिटी है, चाहे वो निवेशक हो, चाहे मैं बिजनेसमैन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों। और फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो आप नया कुछ नहीं सीख पाओगे। आप क्यूरियस हो लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं हो तो सीख के भी कुछ अडॉप्ट नहीं कर नहीं पाओगे। करेक्ट। तो क्यूरियस होना और फ्लेक्सिबल होना ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम जो नया कर रहे हैं, चाहे वो गिफ्ट हो, SIF हो, पैसिव्स हो। अब जैसे फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें, अब फैक्टर इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसिव प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, चाहे वो मिड कैप मोमेंटम हो, मल्टी कैप मोमेंटम हो, और कुछ एक्टिव हमने लॉन्च किया, बिजनेस साइकिल फंड हो। अब कभी आप कुछ नया करते हो, उसमें आपको सफलता मिलती है इमीडिएटली, और कुछ में आपको सफलता शायद देर से मिलती है। सफलता खाली पैमाना नहीं होना चाहिए आपके क्यूरियस होने का और फ्लेक्सिबल होने का, क्योंकि हर चीज़ में वक्त लग सकता है। करेक्ट। तो जैसे हमने कहा कि पिछले साल हमने एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किया था, बिजनेस साइकिल फंड। करेक्ट। उसमें अगर आपने देखा हो तो शायद इनिशियल सक्सेस इज नॉट देयर, नॉट गुड। हाँ, 5-7-8% का उसमें अंडर परफॉर्मेंस है। जी। लेकिन जब मैं उसको बाकी के मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजीज से कंपेयर करता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो ये क्यूरियोसिटी है कि भाई देखें तो सही, ये क्यों अच्छा है या क्यों अच्छा नहीं है, और किस समय पे अच्छा रहता है, किस समय पे अच्छा नहीं रहता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ ट्राई भी करें तो उसको थोड़ा लंबा समय भी दें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने डिसाइड किया कि साइंस मुझे लेना है और एक साल के बाद बोला नहीं अब साइंस नहीं लेना, नहीं, अब नहीं मुझे चलता, कॉमर्स लाइफ लेना है। ऐसे चलता है। लाइफ ऐसे नहीं चलती। अगर ऐसे चलती तो फिर आप सारी स्ट्रीम में पास होके या फेल होके निकल जाते। करेक्ट। थोड़ा समय उसमें देना पड़ता है। तो ये मोमेंटम बेस्ड फंड जिसकी बात आप कह रहे थे, खास के बिजनेस साइकिल में, जिसमें आप फैक्टर इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाए हुए हैं, गोइंग फॉरवर्ड क्या देखा, क्योंकि आपने अच्छी फंड का जिक्र कर दिया। तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैंने क्या देखा कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं, चाहे वैल्यू हो, क्वालिटी हो, ग्रोथ हो, मोमेंटम हो, जी। इसका कंसिस्टेंसी क्या रही लॉन्ग टर्म में, राइट। सबसे बेहतर कौन रहा, और जब खराब करते हैं तो कितने लंबे समय तक खराब करते हैं। तो वैल्यू एज ए फैक्टर हैज़ डन अंडर परफॉर्म्ड इवन फॉर 5-6 ईयर्स। करेक्ट। मोमेंटम उसके विपरीत साल 1.5 साल से ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करता है। खासकर ऐसी इकोनॉमी जो कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी हो, जहाँ बहुत समय तक लल मार्केट में शायद ना रहे, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मोमेंटम एज अ मेन फैक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरी सबसे बड़ी SIP इसी फंड में चल रही थी, मैंने डबल करी है। गुड, सो नाइस। सबसे बड़ी चल रही थी, उसको अभी मैंने डबल करी है। यानी आपकी कॉन्फिडेंस बता, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब करें, बट समझे जरूर इसको कि इसको करने के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से कि धीरे धीरे अब DI ओवरऑल FPI को बीट कर चुके हैं हम लोग नेट पोजीशन के हिसाब से, ये हम लोग के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है गोइंग फॉरवर्ड या कोई चिंता का विषय है? तो मैं उसको उल्टा कहता हूँ जी। जब भी भारत के ग्रोथ की विषय में बात होती थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तब ये प्रश्न उठता था कि कैपिटल कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगी। राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम FII की बात करते थे कि भारत से पैसा बाहर से पैसा आएगा, तो ज़रूरी है कि हम ओपन अप करें। Correct. और उस समय हमने किया, लोगों ने पैसा दिया। तो अगर आपके पास, आपका प्रश्न क्या है कि DI ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये अच्छी बात है कि गलत? मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अगर आपकी कैपिटल भी आपके पास है, आपका मार्केट भी आपके पास है, आपकी टेक्नोलॉजी भी अगर आपके पास है, तो फिर उससे बढ़िया खासकर इस माहौल में जहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कश्मकश में है। करेक्ट। जो एक वहाँ पे अगर ग्लोबल का दौर था, वो धीरे धीरे लोकलाइजेशन की बात हो रही है। तो वहाँ पे अगर आप देखो हमारी अर्थव्यवस्था, अगर आप देखो एक्सपोर्ट इज 5%, लेस देन 5%, बहुत छोटा है। सिमिलरली अगर FII का फ्लोज डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाए तो और अच्छी बात है ये तो। बट हम चाहेंगे कि बाहर से भी पैसा आए, बाहर के निवेशक भी हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होकर फ़ायदा उठाएं। FDI ज़्यादा है, FPI थोड़ा कम भी है तो चलेगा। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। एक और जानकारी दीजिए कि SIP का तो लगातार हम लोग बात करते हैं, और SIP का जब भी बात करते हैं तो लोगों के जहन में एक ही चीज़ आती है कि इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स के अलावा, क्योंकि जब भी इक्विटी फंड की बात करते हैं लॉन्ग टर्म बात करते हैं, 7 साल 10 साल 15 साल की बात करते हैं, तो क्या दूसरे एसेट क्लास जिसपे वो एक अट्रैक्शन अभी तक नहीं गया है SIP के लिए, उसके लिए कुछ कैंपेन आप लोग कर रहे हैं क्या? चाहे वो
हाइब्रिड्स हों या फिर डेट फंड्स टाइप की कैटेगरी, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं उस तरह की। तो अगर आप देखो SIP को अगर मैं अलग रखूं, नियमित निवेश जी करने के जो एक प्रक्रिया है या जो हैबिट है, ये हमारे देश में रही है। चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की बात करो, रिकरिंग डिपॉजिट की, शुरू में तो RD करते थे लोग। जी जी जी। तो RD किस में होता था? फिक्स्ड इनकम बैंक में या ही पोस्ट होता था। ऑफिस में कोई फिक्स रिटर्न्स के लिए होता है। और अगर आप देखें कि एक वर्ग, काफ़ी बड़ा वर्ग, अपने ज़िंदगी के 35 साल एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में निवेश करता है। वो क्या है? PF। ट्रू ट्रू। अगर आप PF देखो आज के दिन में 15% इक्विटी में निवेश करता है। करेक्ट। तो हम करते हैं, लेकिन कुछ निवेशक जो पिछले 5-10 सालों में आए हैं, उन्होंने खाली इक्विटी वाला फ्लेवर देखा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका कहना बिल्कुल सही है कि हाइब्रिड फंड्स में भी SIP कर सकते हैं। अगर आपको उतनी वॉलेटिलिटी की रिक्वायरमेंट आपके रिटर्न्स के हिसाब से नहीं है और आपकी एपेटाइट उतनी नहीं है, तो डूइंग SIP इवन इन हाइब्रिड फंड्स हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जैसे मैं खुद करता हूँ काफ़ी फंड्स में। काफ़ी समझदार लोग करते हैं, मगर अभी भी एक जनरल ट्रेंड में बात नहीं लोग करते हैं। वो जो बैलेंस की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़े समय के साथ ही आती है। मेरा एक कहना रहता है कि स्वयं के मरने से ही मुक्ति मिलती है। तो वो मुक्ति का जो मार्ग है ना, खुद सीखने से ही होता है। बट हमको बोलते रहना चाहिए कि अगर आपकी आवश्यकता मॉडरेट रिटर्न्स की है, तो आपको हाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। दीपक जी, आपसे तो बात तो हमेशा करने में अच्छा ही लगता है और लगता है लगातार बात करते रहें। तो कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे आज हमको या हमारे दर्शकों को? मैं खाली यही कहूँगा कि आप पिछले 6 महीने को उसको मापदंड बना के आगे 6 महीने की लकीर ना खींचे। चाहे मैं इसलिए ट्रम्प मेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो मैं ये मौका यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रीम यूफोरिया, एक्सट्रीम पेसिमिज्म को। तो जब 1 साल पहले एक्सट्रीम यूफोरिया था, अभी थोड़ा 6 महीने से 8 महीने से हम देख रहे हैं कि हम थोड़े से पेसिमिस्टिक दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ना ही हमें एक्सट्रीम यूफोरिया में जाना चाहिए, ना ही हमें एक्सट्रीम पेसिमिज्म में जाना चाहिए। रियलिटी बीच में ही रहती है। आप नहीं देखोगे कि भारत 12% के ग्रोथ रेट होगी और 4% की ग्रोथ रेट भी नहीं होगी। हम 6 से 8 के बीच में रहेंगे। आपका इक्विटी रिटर्न भी 12 से 15 के बीच में रहेगा। उसके बीच में बहुत कुछ होगा। करेक्ट। तो उस नॉइज़ को कट करना और फोकस करना अपने काम पे और अपने निवेश पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो आपने मूल मंत्र दिया शुरू में कि एसेट एलोकेशन पे, डिसिप्लिन रखना। सो नाइस दीपक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। यूं ही हम लोग बात करते रहें और नई नई जानकारी आपसे लेते रहें। आपने छोटे समय में काफ़ी प्रश्न पूछ लिए। इट्स माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपक जी से भी हमने बात की और आपने सुना। इसमें काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारे फंड्स, इवन नए नए कॉन्सेप्ट, जो गिफ्ट सिटी की बात हुई, SIF की बात हुई। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन था। अगर आप इसमें खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काइंडली आप इसका ड्यू डिलिजेंस खुद करें, या आप जिस प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ के चीज़ों को समझें, तभी इन्वेस्टमेंट का मन बनाएं। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.